हेलो एंड नमस्कार। आज अपन मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मिसचिफ इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको रिश्ती का नियम, अनिष्ट परिहार निवारण नियम या स्वप्रयोजन अर्थान्वयन का नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले रिश्ती का नियम का जो प्रतिपादन है वो हेडन के मामले में किया गया। इसके अंदर था कि जो सामान्य रूप से सभी जो कानून हैं उनको एक सच्चा निर्वचन कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं कि जो एक्चुअल उसका सबका मीनिंग है वही उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, चाहे वो दांडिक हो या कोई हितकारी हो या कोई सामान्य विधि को प्रतिबंध करते हों या उसका विस्तार करते हो। तो सबसे पहले अपन को क्या है कि चार बातों का विचार करना आवश्यक होता है। उन चार बातों को समझने से पहले एक और बात को समझते हैं कि रिश्ती के नियम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कानून का ऐसा इंटरप्रिटेशन करना हो जिसके अंदर मिसचिफ को दूर किया जा सके तथा कानून के वास्तविक उद्देश्य के अनुसार उपचार को प्रभावकारी बनाया जा सके। यानी अपन कहते हैं कि जब कोई कानून के अंदर जो शब्द हैं उनके दो अर्थ निकल रहे हों और एक अर्थ कानून के उद्देश्य के अनुसार निकल रहा हो और दूसरा जो कानून है वो उद्देश्य के विपरीत अर्थ लगाया जा रहा हो, तो इस तरह क्या यह उचित है या अनुचित, सही है या गलत, तो क्या यह जो किया गया था वो मिसचिफ होगा या नहीं। तो मतलब शब्दों के साथ, यानी जो कानून के शब्द है उनके साथ खिलवाड़ करना क्या कहा जाएगा, मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहा जाएगा। कैसे कि जब मैं क्या है कि सड़क के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है, सड़क पर चल रहा हूँ तो मेरे सामने एक टैक्सी खड़ी है, ठीक है, और एक पास से युवक निकलता हुआ कहता है दिस इज़ अ टैक्सी, दिस इज़ माई टैक्सी। यानी उसने क्या किया कि उस शब्द का मतलब दो अर्थ निकाले, यानी उस टैक्सी शब्द के दो अर्थ निकाले, यानी वह टैक्सी है और ये मेरी है। यानी उसने क्या किया, उस शब्द के साथ एक विपरीत अर्थ भी लगाया। ठीक है, तो बात करते हैं अपन वो चार बातें कौन सी है जिसको अपन मिसचिफ को पहचानने के लिए या उसको जो मिसचिफ हुई है उसको अपन दूर करने के लिए अपने को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। वो चार बातें इस प्रकार हैं। पहला, रिश्ती के नियम के निम्नलिखित इन चार बातों पर आत्मचिंतन करना आवश्यक है। पहला, किसी कानून के निर्माण से पहले, यानी जब कोई कानून का निर्माण हुआ उससे पहले या उस संबंध में कोई जो सामान्य विधि क्या थी, जो प्रचलित विधि थी वो क्या थी। दूसरा, वह कौन सी मिसचिफ थी जिसके संबंध में पूर्व जो प्रचलित सामान्य विधि में व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, मतलब जो पहले कानून चल रहा था उसके अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था नहीं थी जिससे वह मिसचिफ हुई थी। तीसरा, सामान्य विधि के उस मिसचिफ को दोष को दूर करने के लिए संसद में क्या उपचार स्थापित, यानी संसद ने कौन सी रेमेडी उपलब्ध करवाई है वो भी ध्यान में रखना होगा। चौथा पॉइंट, वर्तमान समय के अंदर जो उपचार का कारण है वो, या अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी, तो उपचार का वास्तविक कारण रिश्ती के नियम को रोकना होता है तथा जो कानून तोड़ने वाले जो गुण आविष्कार हैं जो को रोकना तथा लोकहित में जो विधानमंडल का जो वास्तविक आशय है उसको स्पष्ट करना है। तो अपन को इन चार बातों के माध्यम से मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के जो किसी भी प्रकार का दोष हुआ है उसको रोका जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं न्यायिक निर्णय के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कन्हैयालाल बनाम परमनिधि AR 1957 SC 907। इस मामले में यह कहा गया कि इन चारों सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, यानी इस मामले के अंदर इन चारों बातों को स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तक स्पष्ट कर दिया कि जो रिश्ती का नियम किसी कानून का निर्वचन करते समय उस दशा में भी लागू किया जाना चाहिए जब उस कानून के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं।
ऐसे मामले में यह देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि अधिनियम किस दृष्टि या दोष को दूर करवाना चाहता है। परंतु यदि अधिनियम की भाषा स्पष्ट है तो न्यायालय केवल शाब्दिक निर्वचन ही कर सकता है, यानी जो इंटरप्रिटेशन का प्रथम नियम है व्याकरणिक इंटरप्रिटेशन, उसके माध्यम से करना चाहिए। नेक्स्ट केस है आरएमडी चमर बागवाला बनाम भारत संघ। उक्त मामले में संसद में पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 पारित किया गया। अपीलार्थी ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह अधिनियम संविधान द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्र एवं व्यापार जो आर्टिकल 91G के अंदर आता है अधिकार में के मात्र में व्यापार अवरोध ही पैदा नहीं करता है बल्कि उस पर कुठाराघात भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हुए कहा कि अधिनियम के उपबंधों की व्याख्या करते समय जब कोई अपन एक्ट के अंदर जो प्रावधान दिए गए उसकी अपन व्याख्या करते हैं तो उस समय इसके इतिहास एवं दृष्टि जैसे यह अधिनियम समाप्त करना चाहता है उस पर विचार करना जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई अगर संदेह हो सकता है कि अधिनियम पारित करने का एकमात्र उद्देश्य जुए वाली प्रकृति की इनामी प्रतियोगिताओं को नियंत्रण करना था। नेक्स्ट केस है रणजीत डी उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य। उक्त मामले में अपीलार्थी को धारा 292 आईपीसी के अंतर्गत एक पुस्तक आती है कि लेडीज़ वेटर लीज लवर, जो पूर्ण रूप से अश्लील पुस्तक होती है। जो एक दुकानदार था तो वो मतलब बेचने का दोषी पाया गया, तो उसने कहा कि मैंने का तर्क दिया कि दुकानदार सारी बेची जाने वाली जो किताब है नहीं पढ़ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूर्ण रूप से नकारते हुए यह कहा कि धारा 292 की जो भाषा है वो स्पष्ट कहती है कि अश्लील साहित्य बेचना अथवा बेचने के लिए रखना इस उपबंध के अंतर्गत दोषपूर्ण है। इस दृष्टि के उपचार के लिए यह उपबंध भी पारित किया गया और इसलिए अपीलार्थी का तर्क पूर्ण रूप से निरर्थक माना गया, यानी इसमें मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहा गया। अब बात करते हैं अपन कंक्लूजन की कि भाई जो अपन ने मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है कि विधि के शब्दों का प्रथम दृष्टया उनका सामान्य एवं स्वाभाविक अर्थ देना चाहिए, यानी जो अपन मिसचिफ इंटरप्रिटेशन जो का प्रथम रूल है व्याकरणिक इंटरप्रिटेशन या लिबरल इंटरप्रिटेशन रूल, उसका प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, जहां सारवान शब्दों के दो अर्थ निकल रहे हों तथा दूसरे अर्थ कोई व्यक्ति जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करने के लिए या विधि के शब्दों के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रयोग में लेता है तो इसे मिसचिफ कहेंगे। अतः न्यायालय मिसचिफ रूल द्वारा इस दृष्टि को यानी इस दोष को या इस त्रुटि को रोक सकेगा और समुचित उपचार कर सकेगा। थर्ड पॉइंट, इस नियमों के अंतर्गत न्यायालय संबंधित अधिनियम की नीति और उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। अधिनियम बनने से पहले उसमें कौन से दृष्टि या दोष को दूर करने के लिए संसद ने इस अधिनियम के अंतर्गत क्या व्यवस्था की है। इस प्रकार न्यायालय विधि के वास्तविक उद्देश्यों के अनुसार शब्दों का निर्वचन करके उपचार को प्रभावकारी बना सकता है। तो यह था अपना रूल ऑफ मिसचिफ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।